Hey everybody, welcome to Law Key. Let's continue our discussion on Indian Contract Act 1872. In our last lecture, we covered part 1 of Unit 3, that is capacity to contract or competency to contract. Now, what is capacity to contract? First, a person would be considered as competent to contract if he is a major, he is of sound mind, and third, he is not otherwise disqualified by law. Now, what is a major? A person who has completed 18 years of age would be considered as a major. Second, he would be of sound mind if he is in his senses so as to understand the implications of a contract. And third, he is not otherwise disqualified. That is, he must not be a convict or alien enemy or a foreign ambassador and so on and so forth. So these three conditions must be cumulatively satisfied. These three conditions must prevail at once. तीनों कंडीशन साथ में सेटिस्फाई होनी चाहिए. एक पर्सन मेजर होना चाहिए प्लस साउंड माइंड का होना चाहिए और तीसरा अदरवाइज डिस्क्वालिफाइड नहीं होना चाहिए. अगर ये तीनों कंडीशन साथ में सेटिस्फाई हो रही हैं तभी एक पर्सन माना जाएगा कि वो कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है. तो ये हुई हमारी पहली कंडीशन या पहला पॉइंट एसेंशियल एलिमेंट का कि एक पर्सन का कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होना जरूरी है, अदरवाइज वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर नहीं कर पाएगा. this was all about our part 1. now this is part 2 जिसमें हम अगले एलिमेंट्स को कवर करने वाले हैं एंड दैट इज फ्री कंसेंट. फ्री कंसेंट का मतलब क्या होता है? फ्री कंसेंट हमने यूनिट 1 में पढ़ा था. सबसे पहली बात, एक कॉन्ट्रैक्ट में वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहलाने के लिए उसमें कंसेंट का होना जरूरी है. कंसेंट का मतलब होता है सहमति. ओके, एंड कंसेंट का फ्री होना जरूरी है. कंसेंट का फ्री होना जरूरी है. तो इस एक पॉइंट में दो पॉइंट्स एक तरीके से, पहला कंसेंट और दूसरा कंसेंट का फ्री होना, फ्री कंसेंट, राइट. कंसेंट का मतलब होता है आइडेंटिटी ऑफ माइंड्स, मीटिंग ऑफ माइंड. तो दो लोगों के दिमाग मिल रहे हैं. अब ऐसे कैसे मिल रहे हैं, दिमाग कैसे मिलेंगे? दिमाग कुछ इस तरीके से मिलेंगे कि दो लोग सेम चीज पर सेम सेंस में अग्री कर रहे हैं. सेम चीज पर सेम सेंस में अग्री कर रहे हैं. अगर दो लोग सेम थिंग पर सेम सेंस में अग्री कर रहे हैं तो ये माना जाएगा कि वो कंसेंट पर पहुंचे. दोनों की आपसी सहमति कहीं ना कहीं आ चुकी है. नाउ व्हाट इज दिस? इसका मतलब ये है सिंपल सा कि दोनों के दिमाग में जो टर्म्स एंड कंडीशंस है ना, जो सोच चल रही है, जिस सब्जेक्ट मैटर पर वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं या उसकी जो टर्म्स हैं वो सेम है. इसके बारे में हमने वैसे तो यूनिट 1 में पढ़ा था, बट स्टिल लेट अस रिकॉल व्हाट वाज दिस कंसेंसस एज एड आइटम. ओके, कंसेंसस एड आइटम यानी कि आइडेंटिटी ऑफ माइंड, राइट. मान लो ए के पास में कार है. ए के पास में 10 तरीके की कार है. ए उसमें से सोचता है कि मैं सबसे पुरानी अपनी रेड कार को बी को बेचूंगा. ओके, ए बी को ऑफर करता है कि आई वांट टू सेल माय कार टू यू फॉर ₹5 लाख ओनली. बी जो है उसको लगता है कि ए के पास में जो सबसे नई कार है, ए उस नई कार को इतने सस्ते में ₹5 लाख में बेच रहा है. सो नाउ ए इज थिंकिंग कि मैं अपनी सबसे पुरानी कार निकाल लेता हूँ, बी को बेच देता हूँ, और बी को लग रहा है कि मैं ए की सबसे नई कार इतने सस्ते रेट में खरीद रहा हूँ. ए के पास में इतनी सारी कार्स हैं. ओके, अब दोनों को अलग अलग चीज लग रही है. इसने कहा कि ओके आई एम रेडी टू बाय अ कार. इसने कहा कि ओके आई एम रेडी टू सेल माई कार टू यू फॉर ₹5 लाख. एंड इसने कहा कि आई एम रेडी टू पे ₹5 लाख फॉर योर कार. क्या यहाँ पर ये दोनों लोग सेम चीज पर सेम सेंस में अराइव कर पाए हैं? क्या इन दोनों के बीच में आइडेंटिटी ऑफ माइंड हुआ है, कंसेंट हुआ है? नहीं हुआ है. क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि यहाँ पर दोनों के दिमाग में कुछ अलग ही चीज चल रही है. एक को लग रहा है कि मैं कुछ और बेच रहा हूँ, बी को लग रहा है मैं कुछ और खरीद रहा हूँ. तो यहाँ पर ये नहीं माना जाएगा कि वो दोनों एक कंसेंट पर अराइव कर चुके हैं. So there must be a consensus, that is consensus at identity of mind या फिर meeting of mind. तो सबसे पहली बात कि consent होना जरूरी है. Two or more persons are said to consent when they agree upon the same thing in the same sense. Consensus means meeting of minds or
same thing in same sense or consensus at item without consent agreement will be void. यानी कि A और B के बीच में जो हुआ that is not a agreement और that is not a valid contract, या फिर वो valid agreement भी नहीं है, वो एक void agreement है because वो किसी टर्म पर ही अराइव कर ही नहीं पाए हैं, दोनों के दिमाग में कुछ अलग ही बात थी, राइट? यहां तक क्लियर है? बोलो बोलो, यानी कि कमेंट में बोलो यहां तक क्लियर है। आई एम श्योर दैट यू आर क्लियर टिल दिस। ये चीज हमने यूनिट 1 में भी पढ़ी है, एज सच ज्यादा ट्रिकी नहीं है। नाउ सेकंड पॉइंट, यानी कि इसी चीज का कंसेंट का दूसरा पैमाना क्या है, दूसरा कंडीशन क्या है? कंसेंट का फ्री होना जरूरी है। कंसेंट का क्या जरूरी है? फ्री होना जरूरी है। अब फ्री कैसे होगी कंसेंट? फ्री कब कही जाएगी कंसेंट? तो कंसेंट इज सेड टू बी फ्री व्हेन इट इज नॉट कॉज्ड बाय। सेक्शन 14 आपको बताएगा कि कंसेंट फ्री कब मानी जाएगी। तो कंसेंट फ्री तब मानी जाएगी जब it is not caused by first coercion, second undue influence, third fraud and fourth misrepresentation. CUFM, QFM या फिर QFM, ठीक है? CUFM 15, 16, 17, 18। सेक्शन 13 पे आ रहा है कंसेंट, 14 पर आता है फ्री कंसेंट, और फिर उसके बाद में 4 पॉइंट्स आ जाते हैं हमारे कंसेंट को फ्री कब माना जाएगा या फिर कब नहीं माना जाएगा। ओके, तो Section 15 talks about coercion. It defines coercion. Section 16 defines undue influence. Section 17 fraud and Section 18 misrepresentation. फ्रॉड पर और undue influence पर बहुत ज़्यादा केस स्टडीज बनती हैं। तो 16, 17 तो हमें याद रखने हैं। अभी होता क्या है, कब माना जाएगा कि कोर्जन किया गया है? आपकी फ्री कंसेंट कब मानी जाएगी? जब वहां पर कोर्जन ना किया गया हो, या फिर अनड्यू इन्फ्लुएंस ना यूज किया गया हो, या फिर फ्रॉड करके कंसेंट ना ली गई हो, या फिर मिसरिप्रेजेंटेशन ना हुआ हो। यानी कि मान लो एक बार के लिए मीटिंग ऑफ माइंड हो गया, दो पर्सन सेम चीज पर सेम सेंस में तो अराइव कर गए, लेकिन वहां पर इन चार में से किसी भी एक चीज का यूज किया गया था, तो फिर ये मान लिया जाएगा कि कंसेंट फ्री ही नहीं थी, तो फिर उस कंसेंट का भी कोई मतलब नहीं रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, ए ने बी को चाकू की नोक पर उसकी कार, बी की कार बेचने का कॉन्ट्रैक्ट किया। बी के पास में एक कार है, उसे बेचने का 50 लाख रुपए में। ओके, बी की कार जो है बहुत महंगी है और उसे 50 लाख रुपए में ए ने खरीदने का अग्रीमेंट किया है जबरदस्ती। यहाँ पर दो पर्सन सेम चीज पर अराइव किए हैं, सेम सेंस में, दोनों उसी कार को बेचने खरीदने की बात कर रहे हैं, जो कि दोनों के दिमाग में है, दोनों के दिमाग में सेम कार है, सेम टर्म्स एंड कंडीशंस है। लेकिन ये जो मीटिंग ऑफ माइंड हुआ है, ये जिस कंसेंट पर अराइव कर चुके हैं, क्या वो एक फ्री कंसेंट है? क्या ये विदाउट एनी प्रेशर दी गई, या फिर विदाउट इसे मिसलीड किए दी गई? नहीं, यहाँ पर क्या किया गया है? डरा धमका कर बी की कंसेंट ली गई है। तो उस केस में यहाँ पर फ्री कंसेंट नहीं मानी जाएगी, और जैसे कंसेंट फ्री नहीं होगी, ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। ओके, सो लेट अस सी व्हाट आर दीज 4 फैक्टर्स और 4 एलिमेंट्स अंडर फ्री कंसेंट। कब कब नहीं माना जाएगा? If consent is induced by any of the above factors, then the contract will be voidable. क्या हो जाएगा? contract voidable, void करने योग्य हो जाएगा, इसे void किया जा सकता है। void करेगा कौन? At the option of aggrieved party। कौन करेगा? aggrieved party। जिस पर्सन के साथ में गलत हुआ है वो कौन है? aggrieved party है। अब उसके ऑप्शन पर है कि वो चाहे तो इस कॉन्ट्रैक्ट को विद इन अ रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम या तो रिसाइन कर दे, कैंसिल कर दे, या फिर इसे एनफोर्स करा दे। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं? अ कॉन्ट्रैक्ट विच इज एनफोर्सिबल एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर पार्टीज बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर और अदर्स इज नोन एज अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, राइट? तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा अगर इन चारों में से कोई भी कंडीशन एग्जिस्ट करती है तो। So the contract will be voidable at the option of agreed party, and if consent
इज इंड्यूस्ड बाय मिस्टेक कॉन्ट्रैक्ट विल बिकम वॉइड। अगर अग्रीमेंट या फिर कॉन्ट्रैक्ट क्या है, उसमें कंसेंट मिस्टेक से इंड्यूस हुई है, यानी कि मिस्टेक है, मिस्टेक से क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी ऑफ माइंड नहीं रहेगी, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए इतना ध्यान रखो कि अगर मिस्टेक हुई है, गलती से मिस्टेक, तो फिर उस केस में क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा, वॉइडेबल भी नहीं रहेगा। तो एक एक करके इन पॉइंट्स को देखते हैं। कोअर्जन क्या होता है, सेक्शन 15 कोअर्जन की बात करता है। कोअर्जन का मतलब होता है डराना धमकाना। क्या होता है, डराना धमकाना, या फिर कोई ऐसा एक्ट करना जो कि आईपीसी, इंडियन पीनल कोड। अब आईपीसी क्या है, आईपीसी का मतलब है, आईपीसी इज एन एक्ट, ठीक है, एक तरीके से वो कानून है। वो क्या करता है, वो कुछ क्राइम्स को लिस्ट करता है कि इन इन चीजों को क्राइम माना जाएगा और इन इन क्राइम के लिए ये पनिशमेंट है। तो आईपीसी में लिस्ट किया हुआ, आईपीसी में दिया गया, इंडियन पीनल कोड में दिया गया, अगर कोई क्राइम कर रहे हो आप या फिर उस क्राइम को करने की धमकी दे रहे हो, तो फिर वो कोअर्जन में आएगा। ओके, according to section 15 of Indian Contract Act 1872, following are the essential elements of coercion। coercion में क्या क्या आता है, चलो जल्दी जल्दी से देख लेते हैं। फर्स्ट, committing or threatening to commit any act forbidden by Indian Penal Code। इंडियन पिनल कोड, भारतीय दंड संहिता, बहुत ज्यादा हिंदी हो गया, इंडियन पिनल कोड ही समझो। वो एक्ट जिसमें सारे के सारे क्राइम्स बताए हुए कि ये चीज आपने की तो इसे क्राइम माना जाएगा, तो इसलिए आप इसको मत करना। तो इंडियन पिनल कोड में जो भी चीजें मना की गई हैं, फॉरबिड की गई हैं, प्रोहिबिटेड की हैं, ठीक है, वो सारे काम अगर आपने किए या उनमें से कुछ भी किया या फिर करने की धमकी दी, फॉर एग्जाम्पल किडनैप करना इज अ क्राइम, किडनैप करने की धमकी देना इज ऑल्सो क्राइम। तो अगर आप क्या कर रहे हो, किडनैप कर रहे हो या फिर किडनैप करने की धमकी दे रहे हो, सो दैट सामने वाला पर्सन आपके साथ में कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करे, तो इसको क्या बोलेंगे, कोअर्जन बोलेंगे, डराना धमकाना बोलेंगे। कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट, या तो कर देना या फिर करने की धमकी देना, दोनों में से अगर आप कुछ भी कर रहे हो तो वो किस में आएगा, कोअर्जन में आएगा। दिस वाज वन। सेकंड, द अनलॉफुल डिटेनिंग और threatening to detain any property to the prejudice, that is against interest of any person। किसी दूसरे पर्सन की प्रॉपर्टी को या तो आप डिटेन कर रहे हो, अपने पास में जब्त कर रहे हो, एक तरीके से अपने पास में रख लो अनलॉफुली, ओके, या फिर अपने पास में जब्त करने की धमकी दे रहे हो, तो भी वो किस में आएगा, कोअर्जन में। फर्स्ट वाले का एग्जांपल लेते हैं पहले, कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट। ए ने बी को बोला कि अगर तूने अपनी जमीन मुझे बेची नहीं तो फिर मैं क्या करूंगा, तेरे बच्चे को किडनैप कर दूंगा, तेरे बेटे को किडनैप कर दूंगा। ओके, तो यहाँ पर ए क्या कर रहा है, बी को धमकी दे रहा है, किसकी, किडनैप करने की, उसकी बेटे को। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, थ्रेटनिंग टू कमिट हो रहा है। या फिर ये ऐसा करे कि बी के बेटे को किडनैप कर दे और बोले कि तू ये अपनी जो लैंड है वो मुझे सेल कर दे बहुत कम रेट पे, अगर तूने नहीं किया तो तेरा बेटा जो है वो गायब हो चुका है, एकदम गायब हो जाएगा। तो इसे भी क्या माना जाएगा, इसे भी कोअर्जन माना जाएगा। या तो कुछ कर देना या फिर कुछ करने की धमकी देना इस टर्म्ड एज कोअर्जन, ठीक है, कुछ करने की यानी कि कुछ गलत क्राइम करने की, जो कि इंडियन पिनल कोड में आपको फॉरबिड किया हुआ है, मना किया हुआ है। सेकेंड, अनलॉफुल डिटेनिंग और थ्रेटनिंग टू डिटेन। मान लो ए ने बी को कहा कि मैं तेरी गाड़ी जो है वो उठा लूंगा अगर तूने मेरे साथ में अग्रीमेंट में एंटर नहीं किया तो। ओके, तो यहाँ पर ए बी को धमकी दे रहा है इसकी गाड़ी को अपने पास में उठा देने की, दैट इज दिस इज थ्रेटनिंग टू डिटेन। या फिर ए क्या करे, ए बी की गाड़ी उठा ले और फिर उसे बोले कि मेरे साथ में अग्रीमेंट में एंटर कर, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर, तेरी जमीन मुझे बेच ले, नहीं तो तेरी गाड़ी जो है ये तुझे कभी वापस नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर क्या किया जा रहा है, थ्रेटनिंग टू डिटेन, किसी को धमकाया जा रहा है कि उसकी प्रॉपर्टी को डिटेन कर दिया जाएगा, अपने पास में जब्त कर दिया जाएगा, अनलॉफुली रख लिया जाएगा।
तो फर्स्ट वाज कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट, सेकंड इज अनलॉफुल डिटेनिंग और थ्रेटनिंग टू डिटेन एनी प्रॉपर्टी टू द प्रिजुडिस ऑफ एनी पर्सन, किसी पर्सन की प्रॉपर्टी को आप डिटेन करने का धमकी दे रहे हो या फिर डिटेन कर रहे हो। ओके, एंड थर्ड विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग एनी पर्सन टू एंटर इनटू एन अग्रीमेंट, आपकी इंटेंशन क्या है, आपकी इंटेंशन ये है कि वो पर्सन आपके साथ में अग्रीमेंट में एंटर करे, तो ये माना जाएगा कि आपने कोवर्जन किया है, आपने उससे डराया धमकाया है। इन दैट केस कंसेंट विल नॉट बी रिगार्डेड एज फ्री कंसेंट। It is not essential that Indian Penal Code is applicable at the place of coercion। जरूरी नहीं है कि जहां पर ये किया जा रहा है, जहां पर ये धमकी दी जा रही है, वहां पर इंडियन पिनल कोड एप्लीकेबल हो। इसका मतलब क्या हुआ, इंडियन पिनल कोड एप्लीकेबल नहीं हो वहां पर अगर कोर्जन किया तो भी माना जाएगा कि कोर्जन हुआ है। इसका मतलब ये हुआ, देखो इंडियन पिनल कोड एप्लीकेबल कहाँ है, इंडिया में, क्या इंडिया के बाहर एप्लीकेबल है, नहीं है। मान लो ए जो है वो रहता है इंडिया में, कहाँ रहता है, इंडिया में। ए का बेटा रहता है बी दुबई में। सी एक और पर्सन है, सी ने ए को धमकी दी कि तेरे बेटे बी को हम क्या कर देंगे, अगवा कर देंगे, किडनैप कर देंगे अगर तूने अपनी जमीन मुझे नहीं बेची तो। और बी को किडनैप कर दिया गया दुबई में। ओके, क्या दुबई में इंडियन पिनल कोड एप्लीकेबल है, नहीं है। लेकिन क्या सी ने ए के साथ में जो किया है उसे कोर्जन माना जाएगा, बिल्कुल माना जाएगा। वही बात यहाँ पर बोली जा रही है कि जरूरी नहीं है कि जिस प्लेस पर, जिस जगह पर कोर्जन को एक्सरसाइज किया जा रहा है वहां पर इंडियन पिनल कोड एप्लीकेबल भी हो। दुबई में इंडियन पिनल कोड एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि इंडिया का एक्ट है, वो इंडिया में ही एप्लीकेबल है। लेकिन कहीं और भी कोर्जन अप्लाई किया जा रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर कोई पर्सन अग्रीमेंट में, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर पाए तो भी इसे कोर्जन माना जाएगा, राइट। तो ये हुआ हमारा एलिमेंट्स ऑफ कोर्जन। क्या क्या होना चाहिए, पहला या तो कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट, दूसरा डिटेनिंग और थ्रेटनिंग टू डिटेन। क्या किया जा रहा है, कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट, दूसरा डिटेनिंग और थ्रेटनिंग टू डिटेन एनी प्रॉपर्टी ऑफ अनदर सॉरी विद द इंटेंशन ऑफ एंटरिंग इनटू एन अग्रीमेंट, या फिर उससे जबरदस्ती अग्रीमेंट में एंटर कराया जा रहा है तो उसे कोवर्जन माना जाएगा। नाउ इफेक्ट ऑफ कोवर्जन, कोवर्जन का इफेक्ट क्या होगा, उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा। कॉन्ट्रैक्ट विल बी voidable at the option of the aggrieved party if induced by coercion। जो अग्रीव्ड पार्टी है, जिस पर्सन के साथ में कोवर्जन हुआ है, उसके ऑप्शन पर कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा voidable, यानी कि वो उससे रिसाइन कर सकता है। सेकेंड, इन केस ऑफ रेस्ट्रिक्शन, यानी कि अगर वो उसे रिसाइन कर देता है, अगर वो उसे कैंसिल कर देता है, party who resigned the contract should restore, that is return, all the benefits to the other party। अगर ये अग्रीड पार्टी डिसाइड करती कि मुझे कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करना है, अगर उससे कोई बेनिफिट मिला है तो वो उसे रिटर्न करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर ए ने बी के साथ में जो अग्रीमेंट एंटर किया ड्यू टू कोर्जन, बी ने ए के साथ में कोर्जन किया और ए ने बी के साथ में अग्रीमेंट में एंटर कर लिया, एज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ दिस कोर्जन मैटर कोर्ट के पास में गया और ए ने डिसाइड किया कि मैं कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन करना चाहता हूँ, राइट। बी जो है उसने ए के साथ में जब कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया था तो उसे कुछ अमाउंट दिया था। फॉर एग्जाम्पल, ए की लैंड जो है, ए की जमीन जबरदस्ती बी ने उससे खरीदी और उसके बदले में उसको 50,000 रुपए दी। इतनी बड़ी अमाउंट दी, 50,000 रुपए की जमीन के बदले में। ये जो अमाउंट मिली है ए को, ए ने अब कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन कर दिया है, तो क्या ये 50,000 रुपए खुद के पास रख ले, नहीं, उसे ये अमाउंट रीस्टोर करना पड़ेगा। इससे कोई भी बेनिफिट मिला है तो उसे रीस्टोर करना पड़ेगा। जस्ट बिकॉज आपके ऊपर कोवर्जन एक्सरसाइज किया गया है, इसका मतलब ये नहीं होगा कि आप वो अमाउंट ही अपने पास में रख लो। अगर आप उस कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन कर रहे हो तो आपको कोई बेनिफिट मिला है तो आपको रिस्टोर करना पड़ेगा, रिटर्न करना पड़ेगा दूसरी पार्टी को।
आगे लिखा हुआ है द पर्सन टू होम एनी मनी हैज बीन पेड और एनीथिंग डिलीवर्ड अंडर मस्ट रीपे और रिटर्न इट। अगला पॉइंट ये लिखा हुआ है कि किसी भी पर्सन को अगर कोई बेनिफिट मिला है तो वो भी उससे रिटर्न करना पड़ेगा। सेकेंड पॉइंट में स्पेसिफिकली अग्रीड पार्टी के लिए लिखा हुआ था कि अग्रीड पार्टी को अगर कुछ मिला है तो वो उसे रिटर्न करना पड़ेगा। ये स्पेसिफिकेशन इसलिए है, ये अलग से स्पेसिफाई इसलिए किया हुआ है कि आप ऑटोमेटिकली ये मत मान लेना कि क्योंकि जस्ट बिकॉज आपके साथ में कोअर्जन हुआ है तो आप कोई भी बेनिफिट अपने पास ही रख लोगे, आपको रिस्टोर करना रहेगा। और फिर आगे ये दिया हुआ है कि अगर कोअर्जन के कारण हुए कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन किया जा रहा है, कैंसिल किया जा रहा है, तो उस केस में किसी भी पार्टी के पास में, यानी कि डिफॉल्टिंग पार्टी जिसने कोअर्जन किया है उसे भी अगर कोई बेनिफिट मिला है तो भी रिस्टोर करना होगा, अग्रीड पार्टी को मिला है तो ऑफकोर्स उसे रिस्टोर करना ही होगा। तो दिस वॉज ऑल अबाउट इफेक्ट ऑफ कोअर्जन। कोअर्जन के कारण अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाएगा, पार्टी चाहे तो उसे रिसाइन करे, रिसाइन करती है तो उसे जो भी बेनिफिट मिले हैं वो उसे रिटर्न करने पड़ेंगे। नेक्स्ट कम टू अनड्यू इन्फ्लुएंस। अनड्यू इन्फ्लुएंस का मतलब क्या होता है? अनड्यू इन्फ्लुएंस का मतलब होता है इमोशनली डराना धमकाना, यानी कि इमोशनल ब्लैकमेलिंग करना। डराना धमकाना इज नॉट अ करेक्ट वर्ड फॉर अनड्यू इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंस करना किसी पर्सन को। अब इन्फ्लुएंस कौन कर रहा है? जो एक डोमिनेटिंग पोजीशन में है। दो लोगों के बीच में एक ऐसा रिलेशन है, दो लोगों के बीच में एक ऐसा रिलेशन है जिसमें एक पर्सन डोमिनेटिंग पोजीशन पर है, एक पर्सन ऑथोरिटी की पोजीशन में, एक पावर की पोजीशन में है, और दूसरा पर्सन थोड़े कम पोजीशन पर है, दूसरा पर्सन उसकी इन्फ्लुएंस के अंडर है। फॉर एग्जाम्पल टीचर एंड स्टूडेंट। टीचर थोड़ी सी ऑथोरिटी की पोजीशन में होगा, एटलीस्ट इन इंडिया तो, ठीक है। टीचर थोड़ी सी ऑथोरिटी एक्सरसाइज कर पाता है स्टूडेंट पर। या फिर डॉक्टर एंड पेशेंट। डॉक्टर जो है वो अथॉरिटी की पोजीशन पे होता है पेशेंट के ऊपर। फादर एंड सन। फादर जो है वो अथॉरिटी की पोजीशन में होंगे सन के ऊपर। तो दो लोगों के बीच में एक ऐसा रिलेशन है जिसमें एक पर्सन दूसरे पर्सन की विल को, उसकी इच्छाओं को, उसकी मर्जी को डोमिनेट कर पा रहा है, ठीक है, डोमिनेट कर पा रहा है, और इस डोमिनेटिंग पोजीशन का वो गलत एडवांटेज उठा रहा है। ये एडवांटेज उठा रहा है कि अपना इन्फ्लुएंस वो लगाता है दूसरे पर्सन पर, सो दैट ये दूसरा पर्सन उसके साथ में अग्रीमेंट में एंटर करे। अग्रीमेंट में क्यों एंटर करे? उस पहले पर्सन को जो डोमिनेटिंग पोजीशन को एक्सरसाइज कर रहा है उसे लगता है कि मुझे इस अग्रीमेंट में एंटर करना है, या फिर कुछ ऐसे टर्म्स पर अग्रीमेंट में वो एंटर कर रहा है जो कि उसके खुद के लिए एडवांटेजेस हैं और दूसरे को वो एक डिसएडवांटेज की पोजीशन में ला रहा है। तो अगर ऐसा कुछ है तो ये माना जाएगा कि आपने अनड्यू इन्फ्लुएंस यूज किया है, और अगर अनड्यू इन्फ्लुएंस यूज किया गया है तो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइडेबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वॉइडेबल, यानी कि जो अग्रीड पार्टी है जिसके साथ में ऐसा हुआ है, जिसके ऊपर इन्फ्लुएंस को एक्सरसाइज किया गया है, उसके ऑप्शन पर अग्रीमेंट क्या हो जाएगा? वॉइडेबल। वो चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करे, चाहे तो उसे रिसाइन कर दे, कैंसिल कर दे। A contract is said to be induced by undue influence, where or a relation existing between the parties are such that one of the party is in a position to dominate the will of other. एक पार्टी एक ऐसी पोजीशन में कि वो दूसरे पर्सन की विल को, उसकी मर्जी को, उसकी इच्छा को डोमिनेट कर पा रही है, उसको क्या कर रही है? डोमिनेट कर पा रही है। एंड ऑल्सो ही यूजेस दैट पोजीशन टू ऑब्टेन अनफेयर एडवांटेज ओवर द अदर। और वो पर्सन, वो पार्टी, वो डोमिनेटिंग पार्टी अपनी इस पोजीशन का यूज कर रही है किसमें? दूसरे पर्सन से एक अनफेयर एडवांटेज लेने में। एक ऐसा अग्रीमेंट एंटर किया जा रहा है जिसमें ये डोमिनेटिंग पार्टी एक एडवांटेजियस पोजीशन में, खुद के लिए तो वो अच्छा है कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन दूसरे को डिसएडवांटेज में ला दिया। तो अगर आप ऐसा कर रहे हो, आप किसी के साथ में ऐसा डोमिनेटिंग पोजीशन अपनी दिखा रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो सो दैट उसके लिए डिसएडवांटेज हो जाए, तो उस केस में क्या हो जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाएगा। यहां तक समझ में आया क्या?
अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या होता है? जब दो पार्टीज के बीच में रिलेशन है, रिलेशन ऐसा है जहां पर एक पार्टी दूसरी पार्टी की विल को डोमिनेट करने की पोजीशन में है, तो उस केस में यहाँ पर अनड्यू इन्फ्लुएंस माना जाएगा। ओके, एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस। अब अनड्यू इन्फ्लुएंस के इंग्रेडिएंट्स क्या है, कौन कौन से फैक्टर्स मौजूद होने चाहिए सो एज इट मस्ट बी टर्म्ड एज एन अनड्यू इन्फ्लुएंस। ओके, relation between parties. First, a person can be influenced by other if near relationship exists. दो लोगों के बीच में अगर रिलेशन ही नहीं होगा, क्या कोई अनजान पर्सन आकर आपको इन्फ्लुएंस कर सकता है? क्या नहीं। लेकिन क्या आपको वो इन्फ्लुएंस कर सकता है या फिर सकती है? बिल्कुल कर सकता है या फिर कर सकती है, बिकॉज उसके और आपके बीच में क्या है? रिलेशन है। वो यानी कि आपका कोई भी सगा संबंधी, दोस्त, रिश्तेदार, खास दोस्त, बहुत खास दोस्त, जो भी है। तो अगर आपके बीच में कोई नियर रिलेशन है तो ही अनड्यू इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज हो पाएगा। सेकंड, पोजीशन टू डोमिनेट द विल, यानी कि एक पर्सन दूसरे पर्सन के ऊपर ऐसी पोजीशन में होना चाहिए जो कि डोमिनेट कर पाए दूसरे पर्सन की मर्जी को, उसकी इच्छा को। नियर रिलेशन एग्जिस्ट्स इन सच अ मैनर दैट वन पर्सन डोमिनेट्स द विल ऑफ अनदर। अब कब माना जाएगा, कब देखा जाएगा कि एक पर्सन दूसरे पर्सन के ऊपर विल को डोमिनेट कर रहा है? फर्स्ट, रियल एंड एपरेंट ऑथोरिटी। क्या है? रियल एंड एपरेंट ऑथोरिटी। रियल यानी कि सच्ची की, ओके, रियल वास्तविक। एपरेंट यानी कि जो देखकर लग रहा है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑथोरिटी है एक पर्सन के पास में। एपरेंट यानी कि देखकर लग रहा है। Master and servant, doctor and patient. For example, a father, by reason of his authority over the son, can dominate the will of the son. एक पिता अपने बेटे के ऊपर क्या कर सकता है? डोमिनेटिंग पोजीशन को एक्सरसाइज कर सकता है। तो ये माना जाएगा कि उन दोनों के बीच में ऐसा रिलेशन है, तो अनड्यू इन्फ्लुएंस हो सकता है। सॉरी। सेकंड, फिड्यूशियरी रिलेशनशिप। अगर दो पर्सन के बीच में ट्रस्ट का रिलेशन है तब एक पर्सन दूसरे पर्सन को इन्फ्लुएंस कर पाएगा। एक पेशेंट को उसके डॉक्टर के ऊपर ट्रस्ट रहेगा, एक स्टूडेंट को मोस्ट प्रोबेबली उसकी टीचर के ऊपर ट्रस्ट रहेगा, जैसे आप लोगों को मेरे ऊपर है, राइट। तो अगर एक पर्सन को दूसरे पर्सन के साथ में ऐसा रिलेशन है जो कि फिड्यूशियरी रिलेशन यानी कि ट्रस्ट का रिलेशन, तो उस केस में अनड्यू इन्फ्लुएंस होने की संभावना है। रिलेशन ऑन ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस बिटवीन फादर एंड सन, लॉयर एंड क्लाइंट। Example, a spiritual guru induced his devotee to gift to him the whole of his property in return of a promise of salvation of the devotee. एक spiritual guru था, यानी कि जो गुरु होते हैं, उसने अपने डिवोटी अपने भक्त को कहा कि तू तेरी सारी की सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दे और मैं तुझे क्या कराऊंगा, सैल्वेशन यानी कि एक तरीके से नॉट मोक्ष, सैल्वेशन मुक्ति की प्राप्ति कराऊंगा या भगवान की प्राप्ति, मार के नहीं, ऐसी जीते जी तुमको मोक्ष प्राप्त करा दूंगा, ऐसा समझ लो। अभी ये जो गुरु है उसको खुद को तो मोक्ष प्राप्त हुआ नहीं है, माया मोह माया से तो छूटा नहीं, क्योंकि उसको खुद को तो उसके इस डिवोटी की प्रॉपर्टी चाहिए, लेकिन वो बोल रहा है कि जरूर अपने चेले को वो सैल्वेशन प्राप्त करा देगा। यहाँ पर इस गुरु ने क्या किया? अनड्यू इन्फ्लुएंस को यूज किया। दोनों के बीच में रिलेशन ऐसा है कि एक भक्त को अपने गुरु के ऊपर ट्रस्ट होगा और उस ट्रस्ट के कारण उस डिवोटी ने, उस भक्त ने क्या किया? अपनी प्रॉपर्टी सारी उसके नाम कर दी, तो यहाँ पर अनड्यू इन्फ्लुएंस माना जाएगा। Had the consent of the devotee was given under undue influence, here the relation was fiduciary relation between guru and devotee, and guru was in a position to dominate the will of the devotee. Third, mental distress. An undue influence can be used against a person to get his consent on a contract where the mental capacity of the person is temporarily or permanently affected by reason of mental or bodily distress, illness or of old age. अगर एक पर्सन मेंटल डिस्ट्रेस में है तो हो सकता है कि उसकी विल को अफेक्ट करना ज़्यादा इजी हो, उसे इन्फ्लुएंस करना ज़्यादा इजी हो, क्योंकि अगर वो स्ट्रेस में है, काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रेस्ड है, तो उस केस में
उसकी दिमागी हालत ऐसी नहीं होगी कि वो अच्छे से डिसीजंस ले पाए, उसे इन्फ्लुएंस करना, उसे अपने झांसे में लाना बहुत ज़्यादा इजी होगा। तो अनड्यू इन्फ्लुएंस ऐसे पर्सन पर यूज करना इजी है। तो अगर ऐसा कोई सरकमस्टांस प्रिवेल कर रहा है तो उस केस में माना जा सकता है कि अनड्यू इन्फ्लुएंस का यूज हुआ होगा। एंड देन डी, अनकंसाइनेबल बार्गेन। अनकंसाइनेबल बार्गेन का मतलब है कि कोई ऐसा ट्रांजैक्शन की देखकर लग रहा है कि नहीं यार यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ घोटाला है, कुछ तो कांड किया हुआ है, कुछ तो भी गड़बड़ है, यहाँ पर किसी पर्सन को इन्फ्लुएंस किया होगा तभी जाकर उसने ऐसा कॉन्ट्रैक्ट किया होगा, जनरली तो कोई कर नहीं सकता है। फॉर एग्जाम्पल कोई पर्सन अपनी जमीन 5,000 रुपए में बेच दे, बहुत बड़ी जमीन 5,000 रुपए में बेच दे, वो अनकंसाइनेबल बार्गेन माना जाएगा। एक नॉर्मल पर्सन इस तरीके की कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं करेगा। Unconsignable bargains are witnessed mostly in money lending transactions and in gift. जनरली क्या देखा जाता है, गिफ्ट या फिर मनी लेंडिंग ट्रांजेक्शन्स में अनकंसाइनेबल बार्गेन प्रिवेल कर सकता है। एग्जाम्पल कौन सा दिया हुआ है, अ यूथ ऑफ 18 ईयर्स ऑफ एज, 18 साल का लड़का है, स्पेंड थ्रिफ्ट का मतलब होता है बहुत एक्स्ट्रावेगेंट खर्चालू, ठीक है। एंड अ ड्रंकर्ड, पियक्कड़ है, 18 साल की उम्र में ही बहुत पीने लग गया है। borrowed 90,000 on a bond bearing compound interest at 2% per mansum, पर मंथ 2% की रेट, यानी पूरे साल की 24%। 90,000 का उसने लोन लिया है। साफ लग रहा है कि ये पियक्कड़ खर्चालू है। किसी पर्सन ने इसको क्या किया होगा, इन्फ्लुएंस करके इसको 90,000 का अमाउंट दिया होगा और इतना महंगा इंटरेस्ट रेट पर इसको ये लोन दिया होगा। It was held by the court that the transaction is unconsignable, the rate of interest charge being so exorbitant, इतनी ज़्यादा हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो यहाँ पर ये माना गया कि अनड्यू इन्फ्लुएंस का यूज़ किया गया। थर्ड पॉइंट है, ये तो हमारे एलिमेंट्स हो गए वो अनड्यू इन्फ्लुएंस के। एंड देन द ऑब्जेक्ट मस्ट बी टू टेक अनड्यू एडवांटेज इन केस ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस। अगेन आपका ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए, अनड्यू एडवांटेज लेना होना चाहिए। एंड फोर्थ, बर्डन ऑफ प्रूफ, कौन ये प्रूव करेगा कि अनड्यू इन्फ्लुएंस यूज नहीं किया गया था। तो ऑफकोर्स डोमिनेटिंग पार्टी जो डोमिनेटिंग पोजीशन पर है वो उसको प्रूव करना पड़ेगा कि मैंने तो कोई अनड्यू इन्फ्लुएंस यूज किया ही नहीं था, ये सामने वाले पर्सन ने एकदम सही लेवल पर अपने हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया। अगर ये सारी कंडीशंस प्रिवेल कर रही हैं तो क्या माना जाएगा कि यहाँ पर अनड्यू इन्फ्लुएंस का यूज किया गया है, राइट। देखते हैं सेक्शन 17, फ्रॉड। वेरी 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 इंटरेस्टिंग टॉपिक। फ्रॉड पर बहुत ज़्यादा केस स्टडीज बनकर आती हैं अलग अलग फॉर्म में, कभी एकदम सिंपल होती हैं और कभी कुछ ट्रिकी होती हैं। और वो ट्रिकी केस स्टडीज भी हम, अगर हमारा कंसेप्ट पूरी तरीके से क्लियर है तो उससे हम एकदम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि कंसेप्ट क्या है केस स्टडीज। आई हैव ऑलरेडी मेड वीडियोस, आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड देम, यू कैन वॉच दोज वीडियोस आफ्टर कंप्लीटिंग दिस एक्ट, ओके। तो सेक्शन 17 किसकी बात करता है, फ्रॉड की। सेक्शन 16 किसकी बात कर रहा था, सेक्शन 16 बात कर रहा था अनड्यू इन्फ्लुएंस की। सेक्शन 15 बात कर रहा था कोअर्जन की। सेक्शन 14 बात कर रहा था फ्री कंसेंट की। सेक्शन 13 बात कर रहा था कंसेंट की। 13, 14, 15, 16 एंड वी आर अप टू सेक्शन 17, फ्रॉड, ठीक है। 17 यानी कि खतरा। खतरा किसका खतरा, फ्रॉड, फ्रॉड का खतरा कि कोई हमारे साथ में फ्रॉड ना कर दे। डेफिनेशन ऑफ फ्रॉड अंडर सेक्शन 17, डेफिनेशन में ही सारा का सारा खजाना छिपा है हमारे कंसेप्ट का। फ्रॉड में आता क्या क्या है, फ्रॉड मीन्स एंड इंक्लूड्स एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स कमिटेड बाय अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट और विद हिज कन्वेंस और बाय हिज एजेंट with an intent to deceive another party thereto or his agent or to induce him to enter into the contract। वाह वाह, क्या बात बोली है, क्या डेफिनेशन बोली है। तो इस ये जो बात बोली हुई है हम इसे एकदम लास्ट में पढ़ेंगे, पहले इन पॉइंट्स पर आ जाते हैं कि कौन से एक्ट की बात कर रहा है। यही बोल रहा है ना, फ्रॉड मीन्स एंड इंक्लूड्स एनी ऑफ द फॉलोइंग। तो पहले हम एक्ट पढ़ लेते हैं फिर देखते हैं कि कौन इसको कमिट कर सकता है। पहले आ जाते हैं हमारी इन 5 पॉइंट्स पर। 5 पॉइंट्स देखने वाले हम फ्रॉड की डेफिनेशन में। फर्स्ट, suggestion as a fact of that which is not true by one who does not believe it to be true। suggestion
as a fact of that which is not true by one who does not believe it to be true. Second, active concealment of a fact by one having knowledge or belief of a fact. Active concealment of a fact by one having knowledge or belief of the fact. तीसरा, a promise made without any intention of performing it. कोई ऐसा प्रॉमिस जिसे आपकी पूरा करने की कोई भी इंटेंशन नहीं है. फोर्थ, any other act fitted to deceive. And fifth, any other such act or omission as the law specifically declares to be fraudulent. एक एक करके इन पॉइंट्स को देखते हैं वापस से कि क्या बोला जा रहा है हर एक पॉइंट पे. फर्स्ट, suggestion as a fact of that which is not true by one who does not believe it to be true. कोई ऐसा सजेशन दिया जा रहा है, कोई ऐसी एडवाइस दी जा रही है, कोई ऐसी बात बोली जा रही है जो कि सच नहीं है. ऐसा पर्सन ऐसी एडवाइस दे रहा है जिसे पता है कि वो सच नहीं है. आपको कोई पर्सन झूठ बोल रहा है और उसे भी पता है कि वो झूठ बोल रहा है, तो उसे माना जाएगा कि फ्रॉड है. लेकिन हर एक केस में नहीं. कॉन्ट्रैक्ट के केस में एक पर्सन क्या कर रहा है, सजेशन दे रहा है एज अ फैक्ट. वो ऐसे उसको ड्राफ्ट कर कर बता रहा है, इस तरीके से आपको प्रेजेंट कर रहा है कि वो आपको एक फैक्ट लगे, लेकिन वो सच में सच नहीं है और उस पर्सन को खुद को भी पता है कि वो सच नहीं है. अगर ऐसा किया जा रहा है तो इसे फ्रॉड माना जाए. फॉर एग्जाम्पल, मान लो ए, छोड़ो ए और बी बहुत ज्यादा बोरिंग हो चुके हैं. आ जाते हैं हमारे चिंकी चिंकी मिंकी वाले एग्जाम्पल पर. चिंकी एक लेडी है. ये जाती है चिंकू के पास में क्या खरीदने, सिल्क का कपड़ा खरीदने, सिल्क का फैब्रिक खरीदने. चिंकू इज अ फैब्रिक ट्रेडर. इसके पास में अलग अलग फैब्रिक रहता है. चिंकू को बहुत अच्छा नॉलेज है सारे तरीके के फैब्रिक्स का. चिंकू अलग अलग तरीके के फैब्रिक्स में डील करता है. चिंकी जाती है चिंकू के इस स्टोर पर, इस शॉप पर, और उससे बोलती है कि मुझे कोलकाता का सिल्क चाहिए, प्योर सिल्क जो होता है, मुझे प्योर सिल्क चाहिए. चिंकू के पास में आर्टिफिशियल सिल्क है, यानी कि जो प्योर सिल्क नहीं है, कोई अलग ही सिल्क है जो कि उसे पता है कि वो प्योर सिल्क नहीं है. लेकिन चिंकू चिंकू चिंकी को परसुएट करता है, उसे ये शो करता है कि ये जो मैं सिल्क दिखा रहा हूँ बेस्ट सिल्क है, प्योर सिल्क है, कभी कोई परेशानी नहीं आएगी, एकदम नया नया फ्रेश माल बनकर आया है जो मैं आपको सेल कर रहा हूँ. और चिंकी को लगता है कि वो सच में असली सिल्क है, लेकिन उसे आइडिया नहीं है, उसे समझ में नहीं आ रहा है कि असली प्योर सिल्क है या फिर नहीं है. लेकिन चिंकू को जरूर पता है कि वो क्या कर रहा है, वो झूठ बोल रहा है, और उसे खुद को भी पता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ. चिंकू ने चिंकी के सामने कोई ऐसा फैक्ट प्रेजेंट किया जो कि झूठ है. उसे खुद को भी पता है कि वो झूठ है, स्टिल वो ऐसा कर रहा है, तो ये माना जाएगा कि ये फ्रॉड है. अब मान लो चिंकी ये सिल्क का कपड़ा लेकर जाती है बुटीक में इसकी साड़ी बनवाने के लिए. ओके, अभी उसे बुटीक में जाके पता चलता है कि चिंकू ने चिंकी को उल्लू बनाया है, ये तो प्योर सिल्क है ही नहीं, ये तो कोई खराब वैरायटी का सिल्क है. तो उस केस में क्या चिंकी इस कपड़े को वापस कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है. उसे कोई और नुकसान हुआ है तो क्या वो उसे क्लेम कर सकती है? बिल्कुल क्लेम कर सकती है. वाई? बिकॉज यहाँ पर उसके साथ में फ्रॉड हुआ है, इसके साथ में गलत हुआ है. उसे एक ऐसा फैक्ट बोला गया जो कि सही नहीं था. जो पर्सन ऐसा फैक्ट बोल रहा था उसे भी पता था कि ये सही नहीं है. स्टिल अगर एक पर्सन दूसरे पर्सन को एक ऐसा सजेशन दे रहा है एज अ फैक्ट, उसे एज अ फैक्ट प्रेजेंट कर रहा है जो कि सच नहीं है, और उसे खुद को भी पता है कि वो सच नहीं बोल रहा है, तो वो फ्रॉड की कैटेगरी में कैटेगराइज होगा. दिस इज वन. सेकेंड, एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ अ फैक्ट बाय वन हैविंग नॉलेज और बिलीफ ऑफ द फैक्ट. एक पर्सन एक्टिवली किसी फैक्ट को छिपा रहा है, कंसील करना यानी कि छुपाना. ठीक है, कंसीलर जो कि फेस पे बहुत सारे लोग लगाते हैं टू हाइड सम मार्क्स या कुछ भी छिपाने के लिए क्या लगाया जाता है? कंसीलर. ओके, इट इज अ ब्यूटी प्रोडक्ट. कंसीलमेंट का मतलब क्या होता है? छिपाना. अगर आप किसी चीज को, किसी फैक्ट को एक्टिवली छिपा रहे हैं दूसरे पर्सन से,
सो दैट वो दूसरा पर्सन आपके साथ में कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करे, तो ये माना जाएगा कि आपने फ्रॉड किया है। लेट्स टेक एन एग्जांपल, एक पर्सन, एक बच्चा चीकू, चीकू जाता है अपने लिए स्टडी टेबल खरीदने, राइट। टेबल खरीदने जाता है, वो देखता है और उसे टेबल एकदम सही लगता है, एकदम सही लग रहा है, सारा चेक किया उसने। घर पर जब वो लेकर जाता है, उससे यूज करता है और फिर पता चलता है कि उस टेबल की एक लेग तो टूटी हुई है, टेबल की एक टांग टूटी हुई है, मेरी एक टांग नकली है, ठीक है। तो वही एक मेरी एक टांग नकली नहीं है, एक उसकी लेग जो है वो गम से स्टिक की गई थी, छिपाई गई थी। तो यहाँ पर उस सेलर ने क्या किया है, इस पर्सन के साथ में, चीकू के साथ में फ्रॉड किया है, एक चीज को छिपाया है। टेबल की एक लेग क्या थी, डिफेक्टिव थी, टेबल डिफेक्टिव था, टूटा हुआ था और उसे गम से पेस्ट कर दिया गया, छुपा दिया गया, सो दैट वो जो चीज है, वो डिफेक्ट जो है वो दिखाई ना दे। तो यहाँ पर ये मान लिया जाएगा कि फ्रॉड किया गया है। सो यहाँ पर चीकू के पास में राइट क्या आ जाएगा, वो कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन कर सकता है, तोड़ सकता है और अपने जो पैसे हैं वो वापस दे सकता है। उसके अलावा अगर जो नुकसान हुआ है वो भी वो क्लेम कर सकता है। सो सेकेंड वॉज एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ अ फैक्ट, एक्टिवली किसी फैक्ट को छिपाना, जान करके उसे छिपाया जाना, सो दैट दूसरा पर्सन झांसे में आकर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर जाए। नाउ लेट्स कम टू थर्ड पॉइंट, अ प्रॉमिस मेड विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग इट, एक ऐसा प्रॉमिस किया गया है जो करने की, जो परफॉर्म करने की आपकी कोई इंटेंशन नहीं थी और फिर भी आपने ऐसा कोई प्रॉमिस किया। फॉर एग्जाम्पल, ए ने बी के साथ में अग्रीमेंट किया कि ए ने बी के साथ में अग्रीमेंट किया कि मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, ए इज अ टीचर, कि मैं तुम्हें कोचिंग दूंगा, टीचिंग करूंगा, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, रोज पर्सनल ट्यूशन दूंगा और तुम कहीं और ट्यूशन मत लेना, मैं तुम्हें बेस्ट ट्यूशन दूंगा, बेस्ट कोचिंग दूंगा। ए ने बी के साथ में ऐसा अग्रीमेंट किया, ऐसा प्रॉमिस किया कि मैं ऐसा करूंगा, लेकिन ऐसा करने की उसकी कोई इंटेंशन थी नहीं। ए ने बी की सारी ट्यूशन छुड़वा दी कि तू जहां भी जा रहा है सबको छोड़ दे, मैं तुझे पढ़ाऊंगा। ए ऐसे ही मजाक मस्ती में या फिर उसे परेशान करने के लिए ऐसा कोई प्रॉमिस करता है, तो ये माना जाएगा कि उसने क्या किया, फ्रॉड किया है। एक पर्सन दूसरे पर्सन के साथ में कोई ऐसा प्रॉमिस कर रहा है जो उसे पता है कि मैं उसे फुलफिल करूंगा ही नहीं, उसे परफॉर्म करूंगा ही नहीं, स्टिल अगर वो ऐसा प्रॉमिस कर रहा है तो वो क्या माना जाएगा, फ्रॉड माना जाएगा। फोर्थ, एनी अदर एक्ट फिटेड टू डिसीव, या कोई भी ऐसा एक्ट जो कि आप धोखा देने की इंटेंशन के साथ में कर रहे हो, कोई भी ऐसा एक्ट जो कि आप धोखा देने की इंटेंशन के साथ में कर रहे हो। इनका आप एग्जाम्पल और भी ले सकते हो, प्रॉमिस मेड विदाउट एनी इंटेंशन टू परफॉर्म का भी आप एग्जाम्पल ले सकते हो। मान लो ए ने बी को कहा कि तू मुझे 50,000 रुपए दे, इसको मैं शेयर मार्केट में लगाकर तुझे 10 दिन में 1 लाख रुपए करके दे दूंगा। अभी ए को शेयर मार्केट का कोई नॉलेज नहीं है, ठीक है, इसने सोचा कि 50,000 रुपए मैं अभी ऐसे ही बी से ऐंठ लेता हूँ और इन 50,000 को ए अपने पर्सनल यूज में यूज कर लेता है और फिर 10 दिन बाद ए बी को 50,000 रुपए वापस दे देता है कि यार ये 1 लाख रुपए हो नहीं पाए, शेयर मार्केट में नहीं बढ़ पाए, सॉरी, और ए बी को 50,000 रुपए उसके वापस दे देता है। तो ए ने बी के साथ में क्या किया, फ्रॉड किया है, क्योंकि उसे खुद को भी पता था कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला हूँ, मैं इसका डबल नहीं कर पाऊंगा, मुझे तो शेयर मार्केट का XYZ भी नहीं आता है, ABC भी नहीं आता है। तो उस केस में ए ने जो प्रॉमिस किया है उसे परफॉर्म करने की उसकी कोई इंटेंशन नहीं थी, उसकी इंटेंशन क्या थी, सिर्फ बी से कुछ अमाउंट ले ले कुछ दिन के लिए और उसे अपना पर्सनल यूज में ला ले और फिर वापस 10 दिन बाद उसे वापस कर दे। अगर बी ए ने ऐसा किया है तो ये किस में माना जाएगा, फ्रॉड में माना जाएगा। उसके बाद में एनी अदर एक्ट फिटेड टू डिसीव, कोई ऐसा भी एक्ट जो कि क्या है, धोखा देने की इंटेंशन से किया गया है। मान लो अनुराधा जाती है राजू और श्याम के पास में ये बोलते हुए कि तुम मुझे 50 लाख रुपए दो, मैं तुम्हें इसका डबल करके दूंगी 21 दिन में। यहाँ पर अनुराधा ने
जो पैसे लिए हैं लक्ष्मी चिट फंड की स्कीम दिखाकर, वो किससे लिए हैं? धोखा देने की इंटेंशन से। तो कोई और एक्ट जो कि क्या है, डिसीव करने की, धोखा देने की इंटेंशन से किया गया है, वो भी फ्रॉड में कैटेगराइज होगा। एंड देन एनी अदर एक्ट और omission एज द लॉ स्पेशली डिक्लेयर्स टू बी फ्रॉडुलेंट, यानी कि इंडिया में प्रिवेल करा कोई और एक्ट, किसी और कानून में कोई बात लिखी गई है कि अगर आपने ये किया ना तो यूं मान लेंगे कि ये क्या है, फ्रॉडुलेंट है। फॉर एग्जाम्पल हमारी कंट्री में, हमारे इंडिया में एक एक्ट है टोपा एक्ट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, TOPA, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में ये बात करता है इमूवेबल प्रॉपर्टी, यानी मेनली जमीन जो खरीदते बेचते हैं आप, उसके लिए ये एक्ट है पर्टिकुलरली। ये पर्टिकुलर एक्ट बोलता है कि अगर आप अपनी जमीन को बेच रहे हो तो उससे रिलेटेड जो भी डिस्क्लोजर्स हैं, उससे रिलेटेड जो भी कुछ भी आपने इसको गिरवी रखा है या कुछ भी किया है, आप बेच रहे हो ना, तो सामने वाली पार्टी को इससे रिलेटेड जो भी फैक्ट हैं वो सब अच्छे से डिस्क्लोज करना चाहिए आपको। ठीक है, अभी मान लो ए अपनी जमीन बी को बेच रहा है, लेकिन उस जमीन से रिलेटेड बहुत सारे कुछ केस चल रहे हैं, या फिर उस जमीन पर बहुत सारे बिल बाकी हैं, लाइट का बिल बाकी है, बिजली का बिल, पानी का बिल बहुत टाइम से बाकी चल रहा है, जो कि ए ने पे नहीं किया है, और वो उसे बी को बेच देता है। तो ए ने इस जमीन से रिलेटेड, इस घर से रिलेटेड फैक्ट जो हैं सारे वो डिस्क्लोज नहीं किए बी को, और बिना सारी चीजें डिस्क्लोज किए उसने बी को ये घर, ये जमीन बेच दी। तो वहां पर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में लिखा हुआ है कि अगर आपने ऐसा किया तो क्या मानेंगे कि ये फ्रॉड किया आपने। अगर आपने अपनी जमीन, घर किसी को बेच रहे हो तो उससे रिलेटेड सारे फैक्ट एक्यूरेटली दूसरी पार्टी को बताओ, और अगर आपने नहीं बताए ऐसे सारे फैक्ट जो कि उसको नेगेटिवली अफेक्ट कर सकते हैं, वो सारे फैक्ट आप उसको बताओ। अगर आपने नहीं बताया तो ये मानेंगे कि आपने उसके साथ में फ्रॉड किया है। तो किसी और कानून में, किसी और एक्ट में किसी बात को अगर फ्रॉड्यूलेंट बताया हुआ है तो वो भी यहाँ पर फ्रॉड में आ जाएगा। एनी सच एक्ट और omission एज द लॉ स्पेशली डिक्लेयर्स टू बी फ्रॉड्यूलेंट। तो ये हमारे 5 पॉइंट होते हैं। अगर ये 5 पॉइंट हुए तो ये माना जाएगा कि फ्रॉड किया गया है। अब ये कर कौन कौन सकता है, आगे वाले सेंटेंस पर आ जाओ। ये 5 फैक्ट किसने की, ये 5 चीजें किसने की हैं? फ्रॉड मीन्स एंड इंक्लूड्स एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स कमिटेड बाय अ पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट की एक पार्टी ने इन 5 में से कोई काम किया है, और विद हिज कन्वेंस, कन्वेंस यानी मिली भगत, उसकी कंसेंट से, उसकी मिली भगत से किसी ने किया है, या फिर और बाय हिज एजेंट, उस पार्टी की एजेंट ने इन 5 में से कोई काम किया है दूसरी पार्टी के साथ, विद एन इंटेंट टू डिसीव अदर पार्टी, दूसरी पार्टी को धोखा देने के इंटेंशन से, और हिज एजेंट या फिर उस दूसरी पार्टी की एजेंट को धोखा देने की इंटेंशन से, और टू इंड्यूस हिम टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, या फिर उसको इंड्यूस करने की इंटेंशन से कि वो आपके साथ में कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर जाए। अगर ये 5 में से कोई भी एक्ट आपने किया तो ये माना जाएगा कि आपने फ्रॉड किया है। फिर से समझना, फ्रॉड मीन्स एंड इंक्लूड्स एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स कमिटेड, इनमें से कोई भी एक्ट अगर आपने किया, कमिटेड बाय अ पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट, या तो पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट ने किया और विद हिज कन्वेंस या फिर उसकी मिली भगत से, और बाय हिज एजेंट, उसकी किसी एजेंट ने किया, किसके साथ में? विद एन इंटेंशन टू डिसीव अनदर पार्टी, आपकी इंटेंशन क्या थी? धोखा देने की थी। और हिज एजेंट, उसके एजेंट के साथ में तो आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है, या फिर उसके एजेंट के साथ में आपने ये सारे एक्ट किए हैं, और टू इंड्यूस हिम टू एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट, या फिर आपने उसको इंड्यूस करने के लिए कि वो आपके साथ में कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करे, तो ये माना जाएगा कि आपने फ्रॉड किया है। नाउ ये तो हो गए हमारे 5 पॉइंट्स जहां पर फ्रॉड माना जाएगा। इसके लिए आई हैव अ न्यूमोनिक। वो न्यूमोनिक क्या है? वो न्यूमोनिक है सप्पा, SAPPA, सप्पा। सप्पा, सप्पा क्या है? सप्पा एक पॉलिटिकल पार्टी है, समाजवादी पार्टी। सप्पा, उससे याद रख लो फ्रॉड, जब भी फ्रॉड है सप्पा, APAA, सप्पा, राइट।
as for suggestion as a fact of that which is not true by one who does not believe it to be true. Second, A for active concealment, एक्टिवली आप किसी चीज को छुपा रहे हैं. P for promise made without any intention to perform. A for any other act fitted to deceive, and then again A, any such act or omission as the law declares to be fraudulent. तो फ्रॉड में 5 पॉइंट्स है सप्पा. एस फॉर स्टेटमेंट, ए फॉर एक्टिव कंसीलमेंट, पी फॉर प्रॉमिस मेड विदाउट इंटेंशन, ए फॉर एनी अदर एक्ट फिटेड टू डिसीव, अगेन ए फॉर एनी सच एक्ट और ओमिशन एज द लॉ स्पेसिफिकली डिक्लेयर्स टू बी फ्रॉडुलेंट. ये होते हमारे फ्रॉड के 5 पॉइंट्स, यानी कि फ्रॉड की डेफिनेशन. नाउ यहाँ पर तो हमने देखा कि कोई चीज की जा रही है, कोई चीज झूठ बताई जा रही है, कोई चीज एक्टिवली छिपाई जा रही है. लेकिन क्या चुप रहने को, साइलेंस को, चुप्पी को फ्रॉड माना जा सकता है? यानी कि मान लो एक पर्सन दूसरे पर्सन को अपना हॉर्स बेच रहा है, हॉर्स, ठीक है, अपना हॉर्स या फिर कोई एनिमल सेल कर रहा है. ए उस एनिमल को खरीद रहा होता है, उसे देखता है और उसके लिए प्राइस पे करता है. अभी वो जो एनिमल है या वो जो पेट है वो दिखने में सही दिख रहा है, यानी कि उसको देखकर लग रहा है कि यार ये ठीक ही है. लेकिन सच में वो जो पेट है या वो जो एनिमल है या जो हॉर्स है वो अनसाउंड माइंड का, यानी कि वो पागल है. लेकिन वो उस समय जिस टाइम कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया जा रहा था, जब देखा जा रहा था, तब वो सही दिख रहा था, दिखने में सही लग रहा था. लेकिन सच में वो सही नहीं था, उसे चेक भी नहीं किया गया ढंग से. क्या ये पर्सन जो सेलर है ये माना जाएगा कि इसने फ्रॉड किया है दूसरे पर्सन के साथ में? यहाँ पर ये नहीं माना जाएगा कि फ्रॉड हुआ है. अब सवाल बनता है कि क्यों क्यों नहीं माना जाना चाहिए कि फ्रॉड है? तो फ्रॉड में हमने 5 पॉइंट्स पढ़े. क्या पॉइंट्स पढ़े? पहला, सजेशन एज अ फैक्ट ऑफ दैट विच इज नॉट ट्रू, ओके, बाय वन हु डज नॉट बिलीव इट टू बी ट्रू. क्या यहाँ पर ये जो सेलर है उसने कोई ऐसा सजेशन दिया है एज अ फैक्ट जो कि सच नहीं है? क्या उसने कोई झूठ बोला है बायर को? नहीं. सेकंड था एक्टिव कंसीलमेंट. क्या सेलर ने एक्टिवली उसकी अनसाउंडनेस को छुपाया है? नहीं. अगर वो जानवर, वो पेट दिखने से सही उस समय के लिए दिख भी रहा है तो उसमें सेलर ने कुछ एक्टिवली कंसील तो किया नहीं है. सेलर ने तो उस पेट को, उस एनिमल को तो बोला नहीं होगा कि यार प्लीज जब मैं तुझे बेच रहा हूँ उस टाइम के लिए तो तू ठीक दिखना, बाद में तो तेरी पागलपंती दिखाना. ऐसा तो नहीं हुआ होगा. तो यहाँ पर एक्टिव कंसीलमेंट भी नहीं है. तीसरा, कोई ऐसा प्रॉमिस भी नहीं है जिससे परफॉर्म करने की इंटेंशन हो. चौथा, कोई ऐसा एक्ट भी नहीं किया है जान करके जो कि धोखा देने की इंटेंशन से किया हो. और पांचवा, कोई ऐसा भी एक्ट नहीं है जिसे लॉ ने स्पेसिफिकली फ्रॉडुलेंट बताया हो. तो ये पक्का फ्रॉड की डेफिनेशन में तो नहीं आ रहा है. लेकिन यहाँ पर ए ने आगे होके बताया भी नहीं है कि देखो यार ये पेट जो है अनसाउंड माइंड का है. तो इस चुप रहने को, इस साइलेंस को फ्रॉड माना जाए या फिर नहीं माना जाए? क्या साइलेंस कभी फ्रॉडुलेंट मानी जा सकती है क्या? तो उसका आंसर है, इन सर्टेन केसेस साइलेंस विल बी रिगार्डेड एज फ्रॉड. Generally, silence is not treated as fraud, but when it is duty of person to speak about the fact, then silence is treated as equal as a speech and treated as a fraud. लेकिन अगर जहाँ पर एक पर्सन की ड्यूटी हो गई है कि उसे बोलना चाहिए था और फिर भी वो नहीं बोलता है तो ये माना जाएगा कि उसने फ्रॉड किया है, उसे फ्रॉडुलेंट साइलेंस मान लिया जाएगा. नाउ व्हाट आर द circumstances when silence will be treated as fraud? फॉलोइंग ड्यूटी ऑफ पर्सन टू स्पीक. कब माना जाएगा कि एक पर्सन की ड्यूटी थी, यानी कि कब मान लिया जाएगा कि जब उसने बोला नहीं तो इसे फ्रॉड मान लिया जाए. वेयर द साइलेंस ऑफ द केस आर where the circumstances of the case are such that it is the duty of the person observing silence to speak. For example, in contracts of aborimi fidei, that is utmost good faith, जहाँ पर उसकी ड्यूटी थी, जो चुप रहा था उसे बोलना चाहिए था, अगर उसने नहीं बोला है तो ये माना जाएगा कि वहां पर फ्रॉड हुआ है, वहां पर साइलेंस को फ्रॉड माना जाएगा. फॉलोइंग कॉन्ट्रैक्ट्स कम अंडर द कैटेगरी ऑफ और विद इन दिस कैटेगरी ऑफ फ्रॉडुलेंट साइलेंस.
फर्स्ट, फिड्यूशियरी रिलेशनशिप। फिड्यूशियरी रिलेशन यानी कि ट्रस्ट का रिलेशन। अगर दो लोगों के बीच में ट्रस्ट है तो ये मान लिया जाएगा, ट्रस्ट का रिलेशन है यानी कि ये माना जाएगा कि जो पर्सन चुप था ना उसे बोलना चाहिए था। फॉर एग्जाम्पल, ये जो सेलर एंड बायर वाला एग्जाम्पल लिया, एक पर्सन अपना पेट दूसरे पर्सन को सेल कर रहा है और वो पेट वैसे तो अनसाउंड माइंड का है, लेकिन वो मतलब दिखने में साउंड माइंड का लग रहा है। तो यहाँ पर उस सेलर की ये ड्यूटी नहीं है कि वो आगे होके बताए कि यार ये पागल है एनिमल, फिर भी मैं तुझे बेच रहा हूँ। ये उसकी ड्यूटी नहीं है, इससे फ्रॉड नहीं माना जाएगा अगर वो नहीं भी बताता है तो। लेकिन अगर मान लो ये जो सेलर है वो फादर होता बायर का, यानी कि दो पर्सन्स के बीच में क्या हो गया, ट्रस्ट का रिलेशन आ गया, फादर एंड सन का रिलेशन, इट इज अ फिड्यूशियरी रिलेशन। तो अगर ट्रस्ट का रिलेशन है, फिर अगर इस पर्सन ने नहीं बताया जो बात उसे बतानी चाहिए थी, तो उस केस में से फ्रॉड मान लिया जाएगा। यानी कि अगर फादर ने अपने बेटे को नहीं बताया कि यार ये जो एनिमल मैं तुझे सेल कर रहा हूँ वो क्या है, वो एक अनसाउंड माइंड का एनिमल है, तो फिर मान लिया जाएगा कि फ्रॉड है। बिकॉज यार अपने बेटे के साथ में ऐसा करोगे क्या, अपने बेटे को तो बता दो कि तुम अनसाउंड माइंड का एनिमल या फिर पेट उसे बेच रहे हो। तो उस केस में कोई भी अगर फिड्यूशियरी रिलेशन है, ट्रस्ट का रिलेशन है, तो ये माना जाएगा कि साइलेंस फ्रॉड के बराबर है, आपको बोलना चाहिए था वहां पर। इस पर केस स्टडी बन चुकी है, इसलिए आई एम टेलिंग दिस फैक्ट्स कि अगर दो पर्सन सेलर एंड बायर हैं, ठीक है, और सेलर ने आगे होकर उसका डिफेक्ट बताया नहीं है, तो क्या फ्रॉड माना जाएगा, नहीं माना जाएगा। लेकिन सेलर बायर के साथ में फिड्यूशियरी रिलेशनशिप में, यानी कि मान लो सेलर फादर है उस लड़के का या बायर का, तो ये माना जाएगा कि यहाँ पर ड्यूटी टू स्पीक थी। Here the person in whom confidence is reposed is under a duty to act with utmost good faith and make full disclosure of all material facts concerning the agreement known to him. उसे सारे मटेरियल फैक्ट बताने चाहिए जो भी उसे पता है। ओके, सेकेंड, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस अगर आपने क्लास 11th में पढ़ा हो, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस जो माना जाता है वो माना जाता है गुड फेथ का कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि ये माना जाता है वहां पर आपको गुड फेथ में सारी बातें, सारे फैक्ट बताने चाहिए जब आप इंश्योरेंस ले रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, कोई भी इंश्योरेंस ले रहे हैं, तो जो भी आपकी हेल्थ से रिलेटेड जो भी कंसर्न्स हैं, कुछ एलर्जी है, कोई भी बीमारी है जो कि आइडेंटिफाई हो सकती है किसी टेस्ट के द्वारा या नहीं भी हो सकती है, बिकॉज देयर आर सर्टेन काइंड्स ऑफ डिसीज जो कि किसी टेस्ट के द्वारा आइडेंटिफाई नहीं हो पाए। फॉर एग्जाम्पल, कुछ एलर्जीज हो सकती हैं जो कि काफ़ी खतरनाक हो, लेकिन वो किसी टेस्ट के द्वारा आपको आइडेंटिफाई नहीं होंगी। तो उस केस में आपकी ये ड्यूटी है कि आप इंश्योरेंस कंपनी को इंश्योरेंस लेते वक्त सारे फैक्ट बताओ। लेकिन अगर आप कुछ भी छिपाते हो तो उस केस में इंश्योरेंस कंपनी के पास में आगे चलकर राइट आ जाएगा कि वो कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन कर सकती है, कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल ठहरा सकती है, क्योंकि आपने एक तरीके से फ्रॉड किया है। यहाँ पर आपने आगे होकर अपनी बीमारी के बारे में नहीं बताया, तो उस केस में ये माना जाएगा आपने फ्रॉड किया है। इन कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ मरीन, फायर एंड लाइफ इंश्योरेंस there is an implied condition that full disclosure of material facts shall be made, otherwise the insurer is entitled to avoid the contract। यानी कि यहाँ पर चुप्पी को भी फ्रॉड मान लिया जाएगा, अगर आपने मटेरियल फैक्ट आगे होकर डिस्क्लोज नहीं किए तो भी उससे फ्रॉड माना जाएगा। थर्ड, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज। अगर आप शादी कर रहे हैं, मैरिज के कॉन्ट्रैक्ट में भी आपको सारे फैक्ट सही से बताने हैं। फोर्थ, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ फैमिली सेटलमेंट। अगर आपका फैमिली सेटल कर रहे हो, फैमिली सेटल यानी वैसे सेटल नहीं, आपका फैमिली की प्रॉपर्टीज को आप सेटल कर रहे हो, पूरी प्रॉपर्टी आपस में बट रही है सारी फैमिली मेंबर्स के बीच में, उस समय भी सारे फैक्ट जो हैं वो डिस्क्लोज किए जाने चाहिए, कितनी प्रॉपर्टी है, क्या है, सारी चीजें डिस्क्लोज की जानी चाहिए। फिफ्थ, शेयर अलॉटमेंट कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि जब कंपनी शेयर्स इशू कर रही होती है तो उस केस में कंपनी को अपनी सारी इंफॉर्मेशन, हर एक इंफॉर्मेशन को बताना होता है। कंपनी ने अगर कोई बात छिपाई, कंपनी जब भी शेयर इशू करती है पब्लिक में, तब कंपनी इशू करती है प्रॉस्पेक्टस। प्रॉस्पेक्टस में क्या होता है, प्रॉस्पेक्टस में कंपनी से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आ जाती है। एक बार गूगल करना रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस और RHP ऑफ जोमेटो, या फिर कोई भी प्रोस्पेक्टस ऑफ जोमेटो, यही गूगल कर लेना, या फिर प्रोस्पेक्टस ऑफ पेटीएम। तो 300 से 400 पेज एटलीस्ट मिनिमम आपको एक पूरा PDF मिलेगा।
उसमें इतनी सारी इंफॉर्मेशन होती है कंपनी से रिलेटेड। कंपनी इतनी सारी इंफॉर्मेशन क्यों दे रही है? क्योंकि गवर्नमेंट ने उसको बोला है कि आपको इतनी सारी इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी अगर आप पब्लिक में अपनी शेयर इशू कर रहे हो तो उस केस में इस कंपनी को इतनी सारी इंफॉर्मेशन देनी पड़ रही है। अगर कोई इंफॉर्मेशन मिसिंग रही, कंपनी ने कोई मटेरियल फैक्ट छिपाया, मटेरियल फैक्ट यानी वो फैक्ट जिसको अगर आपको पता होता तो आप शायद शायद शेयर खरीदते ही नहीं। तो अगर कंपनी ने कुछ छिपाया है, यानी कि एक्टिवली कुछ झूठ नहीं बोला है लेकिन किसी चीज को छिपाया है या फिर कुछ बोला ही नहीं है उस चीज के बारे में, तो उसे भी फ्रॉड मान लिया जाएगा, फ्रॉडुलेंट साइलेंस माना जाएगा। If prospectus issued by a public company for issue of share and debenture, then disclosure of all material fact is essential. तो ये 5 आपके सर्कमस्टांस होती है जहां पर आप चुप रहे तो भी उसे फ्रॉड माना जा सकता है। पहला फिड्यूशियरी रिलेशन, ट्रस्ट का रिलेशन है तो उसमें आपको सारे मटेरियल फैक्ट बताने हैं। इंश्योरेंस के केस में आपको सारे फैक्ट बताने हैं। मैरिज के कॉन्ट्रैक्ट में, फैमिली सेटलमेंट में एंड शेयर अलॉटमेंट जब होता है कंपनी को सारे मटेरियल फैक्ट बताने हैं। अब यहाँ पर एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है? इन केस ऑफ फ्रॉडुलेंट साइलेंस, contracts are not voidable if the party whose consent was obtained had the means of discovering the truth with ordinary diligence। यानी कि फ्रॉडुलेंट साइलेंस के केस में अगर सामने वाली पार्टी के पास में, यानी कि जो अग्रीड पार्टी थी उसके पास में क्या थे, ऑर्डिनरी डिलीजेंस से, नॉर्मल अगर वो चेक कर लेता ना, एक नॉर्मल सी चेक कर लेता तो भी उसे पता चल जाता कि सामने वाले पर्सन की मेरे साथ में क्या हो रहा है, फ्रॉड हो रहा है। यानी कि अगर आपने ऑर्डिनरी डिलीजेंस एक्सरसाइज नहीं की, आपने नॉर्मल सतर्कता नहीं बरती है तो फिर कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल नहीं होगा, उस केस में कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माना जाएगा। ओके, देन आगे, इफेक्ट ऑफ फ्रॉड। In case of fraud, contract will be voidable at the option of aggrieved party. He has the following remedies. Fraud के केस में क्या हो जाएगा? अगेन कॉन्ट्रैक्ट voidable हो जाएगा। voidable का मतलब क्या है कि अग्रीड पार्टी उससे चाहे तो एनफोर्स करे, चाहे तो उससे रिसाइन कर दे। He can resign the contract within reasonable time. वो क्या कर सकती है? एक रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम में, रीजनेबल पीरियड याद रखना है, एक रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम में कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन कर सकती, कैंसिल कर सकती है। सेकेंड, ही कैन सू फॉर डैमेजेस, यानी कि उसे कोई नुकसान हुआ है उसके लिए वो डैमेज क्लेम कर सकती है। तीसरा, ही कैन इंसिस्ट ऑन परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑन द कंडीशन दैट ही शैल बी पुट इन द पोजीशन इन विच ही वुड हैव बीन इफ if the representation was made true। यानी कि वो ऐसा बोल सकता है कि कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करो और इस कंडीशन पे वो परफॉर्म करने के लिए बोल रहा है कि उसे उस पोजीशन में रखा जाएगा जिसमें वो होता अगर रिप्रेजेंटेशन सही होता तो। फॉर एग्जाम्पल, जो हमने फर्स्ट एग्जाम्पल लिया था कि एक पर्सन चिंकी जाती है चिंकू की शॉप पर प्योर सिल्क खरीदने, ठीक है। अभी उसे पता चला कि प्योर सिल्क नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, वॉइडेबल हो गया है। अभी ये चाहे तो क्या कर सकती है, इंसिस्ट कर सकती कॉन्ट्रैक्ट के परफॉर्मेंस पर, इस कंडीशन पर कि चिंकी को उस पोजीशन में रखा जाएगा जिसमें वो होती अगर वो रिप्रेजेंटेशन जो दिया गया है वो सच होता तो। यानी कि अगर ये जो सिल्क की साड़ी, उसने झूठी साड़ी यानी कि आर्टिफिशियल या फिर गलत सिल्क की साड़ी जो चिंकी को दी गई, वो सच में अगर सिल्क की साड़ी होती, प्योर सिल्क होता, तो चिंकी किस कंडीशन में होती, किस पोजीशन में होती, यानी कि उसके पास में प्योर सिल्क की साड़ी होती। तो आप उसे उसी पोजीशन में रख दो जिसमें वो होता जब जो झूठ आपने बोला वो सच होता तो। जो झूठ आपने बोला ना, अगर वो सच होता तो अग्रीड पार्टी किस पोजीशन में होती, उस पोजीशन में उसे ला दो। अगर आप ला पा रहे हो तो फिर उस कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स कराया जाएगा। तो 3 इफेक्टिव फ्रॉड के, पहला, कॉन्ट्रैक्ट को रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम में रिसाइन किया जा सकता है, कैंसिल किया जा सकता है। सेकंड, डैमेज क्लेम किए जा सकते हैं। तीसरा, कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस पर इंसिस्ट किया जा सकता है इस कंडीशन पर कि उसे उस पोजीशन में रखा जाएगा, यानी कि अग्रीड पार्टी को इस पोजीशन में रखा जाएगा जिसमें वो होता अगर ये रिप्रेजेंटेशन सच होता तो यहाँ हो जाता है हमारा सेक्शन 17 फ्रॉड फिनिश। नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 18 मिसरिप्रेजेंटेशन, जिसे हम कवर करेंगे हमारी
अगले लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।